लिटिल सेंट जेम्स। कैरेबियन सी में स्थित ये छोटा सा आइलैंड बाहर से देखने में एक लग्जरी रिट्रीट लगता था, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहीं पर सबसे गंभीर आरोप केंद्रित हुए। यह आइलैंड पूरी तरह प्राइवेट ओनरशिप में था। यहां तक पहुंचने के लिए प्राइवेट बोट्स या हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता था। आइलैंड पर बने थे मल्टीपल गेस्ट हाउसेस, प्राइवेट डॉक्स, हेलीपैड, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, सब कुछ ऐसा कि बाहरी निगरानी लगभग नामुमकिन हो जाए। यह आइलैंड लोकल अथॉरिटीज के कानूनी दायरे से भी बाहर था और यही वजह थी कि यह जगह सालों तक ऑफ रडार रही। विक्टिम्स की गवाही के अनुसार लड़कियों को कभी मसाज, कभी असिस्टेंट वर्क और कभी ट्रैवल। यह आइलैंड लोकल अथॉरिटीज के कानूनी दायरे से भी बाहर था और यही वजह थी कि यह जगह सालों तक ऑफ रडार रही। विक्टिम्स की गवाही के अनुसार लड़कियों को कभी मसाज, कभी असिस्टेंट वर्क और कभी ट्रैवल अपॉर्चुनिटी के नाम पर यहां लाया जाता था। आइलैंड पर पहुंचते ही पावर डायनेमिक्स पूरी तरह बदल जाते थे। यहां मौजूद हर चीज लग्जरी से भरी थी, लेकिन विक्टिम्स के लिए ये लग्जरी नहीं, आइसोलेशन और कंट्रोल का माध्यम बन जाती थी। इन्वेस्टिगेशंस में यह भी सामने आया कि आइलैंड को जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया था कि मूवमेंट डिस्क्रीट रहे। कौन आया, कौन गया, यह पब्लिक रिकॉर्ड्स में नहीं दिखता था। यही कारण है कि प्रोसिक्यूटर्स ने इसे सेंट्रल क्राइम लोकेशन के रूप में देखा। हालांकि हर एलिगेशन का कोर्ट रूम लेवल प्रूफ अलग अलग मामलों में इवैल्यूएट हुआ, लेकिन पैटर्न एक जैसा ही था: रिक्रूटमेंट, ट्रैवल, एक्सप्लॉयटेशन। इस आइलैंड की एस्टिमेटेड वैल्यू 60 से 80 मिलियन $US के बीच मानी जाती है। यह एप्स्टीन की वेल्थ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। मीडिया ने इसे एप्स्टीन्स सीक्रेट प्लेग्राउंड कहा। अवेलेबल पुलिस रिकॉर्ड्स, कोर्ट फाइलिंग्स और स्वॉर्न टेस्टिमोनीज के अनुसार जेफरी एप्स्टीन पर आरोप था कि उसने सालों तक नाबालिग लड़कियों को रिक्रूट, ट्रांसपोर्ट और एक्सप्लॉइट किया। आरोपों में यह सामने आया कि ज्यादातर लड़कियां इकोनॉमिकली कमजोर बैकग्राउंड से थीं, जिनकी उम्र आमतौर पर 14 से 17 साल के बीच बताई गई। रिक्रूटमेंट का तरीका अक्सर इनडायरेक्ट होता था, कभी मसाज वर्क, कभी पार्ट टाइम हेल्प और कभी इजी मनी के नाम पर। यह कोई सिंगल इंसिडेंट नहीं था। एलिगेशंस एक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं, जहां एक लड़की को लाया जाता, फिर उससे कहा जाता कि वो दूसरी लड़कियों को इंट्रोड्यूस करे। इस तरह धीरे धीरे एक नेटवर्क इफेक्ट बनता गया। कई टेस्टिमनीज में यह भी कहा गया कि लड़कियों को शुरुआत में सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में पावर इम्बैलेंस और फियर के कारण वे बाहर नहीं निकल पाती थी। कुछ मामलों में ट्रैवल भी इन्वॉल्व बताया गया, फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क और कैरेबियन लोकेशंस तक। यूएस फेडरल लॉ के अनुसार अगर किसी माइनर को सेक्सुअल पर्पस के लिए स्टेट लाइंस या इंटरनेशनल बाउंड्रीज के पार ले जाया जाए तो वो लीगली सेक्स ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में आता है। फोर्स का इस्तेमाल हुआ या नहीं, यह सेकेंडरी माना जाता है। इंड्यूसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन ही की एलिमेंट होते हैं। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि एप्स्टीन पर 2019 में जो चार्जेस लगाए गए वे थे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स एंड कॉन्स्पिरेसी। ये चार्जेस ग्रैंड ज्यूरी इंडिसमेंट के बाद लगाए गए थे, यानी प्रोसिक्यूटर्स के पास ट्रायल के लिए पर्याप्त मात्रा में एविडेंसेस मौजूद थे। एप्स्टीन की मृत्यु के कारण उसका ट्रायल पूरा नहीं हो सका, लेकिन आरोप और टेस्टिमनीज अदालतों के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा बने रहे। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी जानकारी और शिकायतें मौजूद थीं, तो पहली बार एप्स्टीन के खिलाफ एक्शन इतनी देर से क्यों हुआ? आपको बता दें कि आज तक कोई भी ऑफिशियल एजेंसी या कोर्ट ये एग्जैक्ट नंबर कंफर्म नहीं कर पाई है कि कितनी लड़कियां स्पेसिफिकली लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड तक ट्रांसपोर्ट की गई। रीजन साफ है, एप्स्टीन का पूरा ऑपरेशन सीक्रेटिव और अनडॉक्यूमेंटेड था। हालांकि कोर्ट फाइलिंग, सिविल लॉसूट और विक्टिम स्टेटमेंट्स के आधार पर इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि दर्जनों लड़कियां एप्स्टीन के नेटवर्क का हिस्सा रहीं। इनमें से कुछ ने आइलैंड पर ले जाए जाने की बात कही, जबकि कुछ सिर्फ फ्लोरिडा या न्यूयॉर्क प्रॉपर्टीज तक सीमित थीं। इस केस में जो भी विक्टिम पब्लिक डोमेन में सामने आई वे सर्वाइवर्स थीं। एप्स्टीन के खिलाफ दर्ज सिविल केसेस, टेस्टिमनीज और इंटरव्यूज सभी उन लड़कियों के हैं जिन्होंने किसी न किसी स्तर पर अब्यूज सर्वाइव किया और बाद में लीगल एक्शन लिया। कई सर्वाइवर्स ने वर्षों बाद आगे आकर बयान दिए, क्योंकि उस समय वे फियर, इंटिमिडेशन और पावर इम्बैलेंस के कारण चुप थीं। सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में माइनर्स का अब्यूज हुआ और सिस्टम ने उन्हें समय पर प्रोटेक्ट नहीं किया। अब हम उस थ्योरी की बात करते हैं जिसने जेफरी एप्स्टीन के केस को क्राइम से आगे बढ़ाकर पावर पॉलिटिक्स तक पहुंचा दिया, ब्लैकमेल थ्योरी।
ब्लैकमेल थ्योरी के अनुसार एप्स्टीन सिर्फ एक ट्रैफिकर या अब्यूजर नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो इन्फॉर्मेशन को वेपन की तरह इस्तेमाल करता था। दावा यह है कि उसकी प्रॉपर्टीज, खास तौर पर प्राइवेट मेंशंस और सीक्रेट आइलैंड, ऐसी जगहें थीं जहां पावरफुल लोग प्राइवेट माहौल में आते जाते थे। इसी प्राइवेसी के भीतर अगर कोई इल्लीगल या कॉम्प्रोमाइजिंग एक्टिविटी होती थी तो उसे रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट किया जा सकता था और बाद में उसी जानकारी से इन्फ्लुएंस या लेवरेज बनाया जा सकता था। इस थ्योरी को हवा तब मिली जब विक्टिम्स की कुछ टेस्टिमनीज में यह बात सामने आई कि एप्स्टीन को हर चीज पर कंट्रोल चाहिए होता था। कौन आएगा, कहां रहेगा, किससे मिलेगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी नोट किया कि उसकी कई प्रॉपर्टीज में अनयूजुअल सर्विलांस सेटअप होने की बात कही गई। ब्लैकमेल थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग ये तर्क देते हैं कि एप्स्टीन की असाधारण प्रोटेक्शन, जैसे 2008 की कंट्रोवर्शियल प्ली डील, सिर्फ पैसे से ही एक्सप्लेन नहीं होती। उनके अनुसार एप्स्टीन के पास कुछ ऐसा हो सकता था जो सिस्टम को अनकंफर्टेबल करता था। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस और कोर्ट रिकॉर्ड्स में हालांकि आज तक ऐसा कोई भी इंसिडेंट सामने नहीं आया जिसमें यह साबित हो सके कि एप्स्टीन ने किसी को ब्लैकमेल किया या उसके बदले कुछ कॉन्क्रीट फेवर्स हासिल किए। हालांकि प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार ब्लैकमेलिंग की संभावना को डिनाय भी नहीं किया जा सकता। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जेफरी एप्स्टीन पहली बार पब्लिक डोमेन में आता है। साल 2005, फ्लोरिडा का पाम बीच। यहां कुछ टीनेज गर्ल्स ने लोकल पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाई। आरोप साफ थे, उन्हें एप्स्टीन के घर बुलाया गया मसाज के नाम पर और वहां सेक्सुअल अब्यूज हुआ। शुरुआत में यह मामला एक लोकल क्राइम की तरह देखा गया, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पाम बीच पुलिस ने महीनों तक इन्वेस्टिगेशन की। रिकॉर्ड्स के अनुसार डिटेक्टिव्स ने मल्टीपल विक्टिम्स की पहचान की जिनकी स्टोरीज एक दूसरे से मैच करती थी। सेम हाउस, सेम पैटर्न, सेम इंड्यूसमेंट मेथड। पुलिस ने एविडेंस के आधार पर एप्स्टीन के खिलाफ सीरियस फेलिनी चार्जेस की रिकमेंडेशन भी की। इस स्टेज पर केस मजबूत दिख रहा था और एक्सपेक्टेशन ये थी कि एप्स्टीन को हार्ड पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन यहीं से सिस्टम ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। केस लोकल प्रोसिक्यूटर से निकलकर फेडरल लेवल तक पहुंचा और 2008 में एप्स्टीन को एक ऐसी डील मिली जिसने पूरे अमेरिका में आउटरीच पैदा कर दिया। इसे कहा गया नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट या आम भाषा में स्वीट हार्ट डील। इस डील के तहत एप्स्टीन ने लिमिटेड चार्जेस एक्सेप्ट किए। उसे स्टेट लेवल पर सॉलिसिटेशन ऑफ अ माइनर का दोषी माना गया, लेकिन सीरियस फेडरल ट्रैफिकिंग चार्जेस से बचा लिया गया। सजा के नाम पर सिर्फ 18 महीने की जेल, जिसमें से उसने लगभग 13 महीने ही काटे, और वो भी पूरी तरह जेल नहीं। उसे वर्क रिलीज की अनुमति मिली, यानी दिन में वो बाहर जाकर काम कर सकता था और रात में जेल लौटता था। यह सजा विक्टिम्स के लिए एक शॉक थी और पब्लिक के लिए भी, क्योंकि उस समय तक पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था कि विक्टिम की संख्या एक से कहीं ज्यादा थी। पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे, फिर भी एप्स्टीन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीनियंसी मिली। बाद में यह भी सामने आया कि इस डील की जानकारी विक्टिम्स को पहले से नहीं दी गई थी, जो कानून के स्पिरिट के खिलाफ माना गया। 2009 में एप्स्टीन जेल से बाहर आया, पब्लिक की नजरों से थोड़ा दूर लेकिन पूरी तरह फ्री। उसने दोबारा लग्जरी लाइफ शुरू की, प्राइवेट जेट्स, मेंशंस, आइलैंड्स, सब कुछ वापस उसी रफ्तार से चलने लगा। साल 2019, जुलाई। करीब एक दशक की चुप्पी के बाद जेफरी एप्स्टीन की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने उसकी बनाई हुई पूरी प्रोटेक्शन वॉल को हिला दिया। न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर उतरते ही एप्स्टीन को फेडरल एजेंट्स ने गिरफ्तार कर लिया। इस बार आरोप कहीं ज्यादा गंभीर थे, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स एंड कॉन्स्पिरेसी। यह कोई स्टेट लेवल मामला नहीं था, यह सीधे US फेडरल कोर्ट तक पहुंचा हुआ केस था। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने साफ कहा कि एप्स्टीन ने सालों तक अंडर एज गर्ल्स को रिक्रूट किया, उन्हें अलग अलग राज्यों और इंटरनेशनल लोकेशंस तक ले जाया गया और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। इस बार एप्स्टीन को 2008 जैसी कोई स्पेशल डील नहीं मिली। उसकी बेल डिनाई कर दी गई और उसे न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर यानी MCC में रखा गया, एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल। जैसे ही यह अरेस्ट पब्लिक हुआ, मीडिया में एक्सप्लोजन हो गया। पुराने केसेस फिर से खोले गए, सर्वाइवर्स सामने आने लगे और सवाल उठने लगे कि एप्स्टीन इतने सालों तक खुलेआम कैसे घूमता रहा। 2008 की डील में किसने, क्यों और कैसे इतनी नरमी दिखाई। लेकिन फिर आता है इस कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर। 10 अगस्त 2019, जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की सेल में
मृत पाया गया। न्यूयॉर्क सिटी के मेडिकल एग्जामिनर ने कॉज ऑफ डेथ को सुसाइड घोषित किया, लेकिन उसके साथ ही कई डिस्टर्बिंग फैक्ट्स भी सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन को सपोज टू बी सुसाइड वॉच पर रखा जाना चाहिए था। जेल गार्ड्स ने रेगुलर चेक्स नहीं किए, सर्विलांस कैमरास माल फंक्शन कर रहे थे। कानूनी तौर पर एप्स्टीन की मौत के साथ ही उसके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केसेस समाप्त हो गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कहानी खत्म हो गई। सर्वाइवर्स के सिविल केसेस जारी रहे, इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी और एप्स्टीन का नाम एक व्यक्ति से बदलकर सिंबल ऑफ पावर, अब्यूज एंड सिस्टम फेल्योर बन गया। यही एप्स्टीन की कहानी एक अजीब पैराडॉक्स में बदल जाती है। वो जिंदा रहते हुए पूरी सच्चाई नहीं बता पाया और मरने के बाद उसके पीछे छूट गए सवालों ने दुनिया को और ज्यादा बेचैन कर दिया। आगे देखेंगे एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं, इनमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं और इनके पब्लिक होते ही पूरी दुनिया में हाहाकार क्यों मच गया। जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद एक सवाल बार बार उठने लगा, अब सच सामने कैसे आएगा। इसी सवाल का जवाब बनकर सामने आए वे डॉक्यूमेंट्स जिन्हें आज दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। ये कोई एक फाइल या एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि कोर्ट रिकॉर्ड्स, डिपोजिशंस, ईमेल्स, ट्रैवल लॉग्स और सील्ड डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा कलेक्शन था, जिसे अलग अलग मामलों में सालों तक गोपनीय रखा गया था। इंफॉर्मेशन के तौर पर यह समझना जरूरी है कि एप्स्टीन फाइल्स कोई ऑफिशियल किताब या गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं है। ये शब्द मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स में तब पॉपुलर हुआ जब यूएस कोर्ट्स ने सिविल लॉसूट से जुड़े कुछ सील्ड डॉक्यूमेंट्स को अनसील करने का आदेश दिया। इनमें सबसे अहम थे विक्टिम्स की स्वॉर्न डिपोजिशंस, विटनेस स्टेटमेंट्स और एप्स्टीन के नेटवर्क से जुड़े रेफरेंसेस। इन फाइल्स में कई नाम सामने आए, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एकेडमिक्स और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स। एप्स्टीन फाइल के पब्लिक डोमेन में आने के बाद हाहाकार मच गया, क्योंकि पहली बार पब्लिक ने यह देखा कि एप्स्टीन का सर्कल कितना वाइड और पावरफुल था, कितने इन्फ्लुएंशियल लोग उसकी प्रॉक्सिमिटी में थे और कैसे सालों तक सीक्रेसी ने इस नेटवर्क को शील्ड किया। ये फाइल्स एप्स्टीन की कहानी को एक व्यक्ति से निकालकर इंस्टीट्यूशंस, पावर स्ट्रक्चर्स और लीगल लूप होल्स तक ले जाती है। पब्लिक होने के बाद इन फाइल्स का असर इमीडिएट था। सर्वाइवर्स को वैलिडेशन मिला, नई डिबेट शुरू हुई और गवर्नमेंट व कोर्ट्स पर प्रेशर बढ़ा कि फ्यूचर में ऐसे केसेस को कैसे हैंडल किया जाए। मीडिया हाउसेज, गवर्नमेंट्स, कोर्ट्स और पब्लिक सबकी नजर एक ही सवाल पर टिक गई, अब आगे क्या? क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स ने एप्स्टीन को अकेला क्रिमिनल दिखाने के बजाय उसके चारों ओर बने पावर इकोसिस्टम की झलक दे दी थी। जिन देशों में एप्स्टीन की एक्टिविटीज से जुड़े सवाल उठे, वहां की गवर्नमेंट्स को क्लैरिफिकेशंस और डिनायल जारी करने पड़े। कई पब्लिक फिगर्स ने स्टेटमेंट्स दिए और कुछ ने एसोसिएशंस